अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करो। हाँ हीरो चलो ऊपर कर। जाओ शिमला डाल ले ढोंगी बाबा। हाँ ऊपर कर। चलो चलो। हाँ अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। पति और पत्नी लगभग 13 दिन तक शिमला और मनाली का टूर करते हैं और टूर उनका जैसे ही खत्म होता है तो जो पत्नी होती है वो अपने मायके चली जाती है। मायके इसलिए जाती है क्योंकि वहां पे उसकी 5 साल की बेटी थी और जब वो मायके पहुंचती है उसकी मां अपने बेटी से कहती है कि बेटी तुम तो आ गई लेकिन दामाद जी नहीं आए। अब जैसे ही उसके मां को शक हुआ तब फिर वो फोर्सफुली अपनी बेटी से कहती है कि मुझे जानना है कि दामाद जी हैं कहां। तब वो कहती है कि मैंने तुम्हारे दामाद का कत्ल कर दिया है। जैसे ही ये बात उसकी मां सुनती है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हैरानी और परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो इस बात को लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और जाके कहती है कि आपकी बेटी ये क्या बोल रही है। लड़की के पिता भी अपने बेटी के पास जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि बेटी क्या बात कर रही हो, क्या मैं सही सुन रहा हूं। तब उनकी बेटी जो थी वो कहती हाँ पापा आप सही सुन रहे हैं, मैंने सचमुच अपने पति का यानी आपके दामाद का कत्ल कर दिया है। अब इतना सुनना था उनके जो पिता थे वो पूरी तरीके से मानो सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये क्या बोल रही है। फिर दोबारा इस बात को लेकर उसके पिता रिपीट करते हैं और कहते हैं बेटी तुमको पता है कि तुमने कितना बड़ा कांड कर दिया है। अब जैसे ही लड़की के पिता के द्वारा ये कहा जा रहा था अब वो लड़की कहती है कि पापा मैं पूरी तरीके से होश और हवास में हूं और मैंने पूरी तरीके से होश और हवास में होने के बाद ही ये कांड किया है और आज नहीं लगभग 13 दिन पहले ही मैंने उनका कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही वो दोनों हस्बैंड और वाइफ ये बात सुनते हैं कि मेरे बेटी के द्वारा मेरे ही दामाद का खात्मा कर दिया गया है, स्वर्ग का टिकट काट दिया गया है, सुनने के बाद अपनी बेटी को लेकर सीधा वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां मौजूद जो थानेदार साहब थे उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी ने एक बड़ा कांड कर दिया है, मेरे दामाद का यानी अपने पति का ही खात्मा कर दिया है। अब जैसे ही थानेदार साहब ये बात सुनते हैं थानेदार साहब के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर कोई पत्नी अपने पति का ही कत्ल कैसे कर सकती है। अब पूरी तरीके से जो थानेदार साहब थे अब इस बात को सोचने लगते हैं और लड़की से पूछते हैं तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो। तब वो लड़की कहती है कि दरोगा साहब मैं जो भी बोल रही हूं सच बोल रही हूं और मैंने सही में अपने पति का कत्ल किया है। इतना सुनना था। दरोगा साहब उस लड़की से कहते हैं कि मुझे अब तुम ये बताओ कि तुमने कत्ल किया तो लाश कहां है। इस बात पे वो लड़की वो महिला कहती है कि लाश मैंने बाथरूम में रखा है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी को भेज के वहां पे इंक्वायरी करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। अब इतना सुनना था कि जो थानेदार साहब थे अपने थाने के 2 सिपाही को घटना स्थल पर भेजते हैं इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या ये जो लड़की ये जो महिला बोल रही है ये सच बोल रही है या फिर इसी तरह बरगला रही है। थाने के जब 2 सिपाही वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां घटना स्थल पर जांच पड़ताल करते हैं और उस बाथरूम में भी जाते हैं जिस बाथरूम में कत्ल की बात कही गई थी। लेकिन बाथरूम को देखने के बाद ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा था कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ है। अब इधर उधर दोनों सिपाही खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं लेकिन उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं। तब वो दोनों सिपाही वहां से इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं कि ये जो लड़की बोल रही है ना ये पूरी तरीके से गलत बोल रही है, ये इधर उधर की बात कर रही है, इसका दिमागी संतुलन मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। क्योंकि जिस जगह की बात कर रही थी, जिस घटना स्थल के बारे में उसने जिक्र किया था उस घटना स्थल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहां पे इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। अब इतना बोलना था कि थानेदार साहब फिर जो कि वहीं पे जो लड़की अपने मां और बाप के साथ वहीं पे थाने में बैठी हुई थी, थानेदार साहब फिर से उस लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जिस लाश के बारे में तुम जिक्र कर रही हो वहां पे घटना स्थल पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात पे वो लड़की कहती है कि बाथरूम में ही एक ड्राम रखा हुआ है और उसी ड्राम में मैंने पति को पैक कर दिया है। अब इसके बाद जब उस ड्रम को खोला गया तो उस ड्रम के अंदर सचमुच उसके पति की लाश मिली, जो लाश पूरी तरीके से सीमेंट के घोल में जमकर पत्थर का रूप ले लिया था या फिर यूं कहें कि पत्थर सा प्रतीत हो रहा था। अब इसके बाद जैसे ही इस खबर की पुष्टि होती है पूरी तरीके से यह खबर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है। आखिरकार मामला क्या है, कैसे कोई अपने पति के साथ ऐसा कर सकता है। अगर उसने अपने पति को उस ड्राम के अंदर पैक कर दिया था तो फिर
पति बनकर उसके साथ 13 दिन तक शिमला और मनाली में कौन घूम रहा था, उसके पति के फेसबुक अकाउंट से लगातार पोस्ट कौन कर रहा था। एक दुखद, रहस्यमयी और भावुक कर देने वाली घटना जो पूरी तरीके से आपको हिला देगी, आपको झकझोर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। इस कहानी के माध्यम से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मास्टर कॉलोनी की है। एक लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत, वो मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी था। 24 फरवरी 2025 के रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का यह वाकया है। वो लड़का लंदन से बिना किसी सूचना के लगभग 8 और 9 बजे के आसपास सीधा अपने घर पहुंच जाता है। क्योंकि उसके पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन 25 मार्च को था और 28 तारीख को उसके 5 साल की बेटी का, जिसका नाम पीहू था, उसका जन्मदिन था। तो सौरभ राजपूत ने सोचा कि बिना बताए हम जाएंगे तो हम अपने पत्नी को, हम अपने बच्चे को सरप्राइज देंगे, और ऐसा सोच के वह अपने घर पहुंच जाता है। अचानक 24 फरवरी को जैसे ही सौरभ राजपूत का घर में दस्तक होता है तो घर के जितने भी सदस्य थे वो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अगला दिन यानी 25 तारीख को वो अपने पत्नी का जन्मदिन मनाता है और इसके 2 दिन बाद यानी कि 28 तारीख को अपने 5 साल की बेटी पीहू का भी जन्मदिन वो बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। 2-4 दिन और बीत जाते हैं। यह बात 4 मार्च 2025 के लगभग 11 बजे रात की है, जब उसका पति सौरभ राजपूत खाना वाना खाकर जब सोया हुआ था। इसी बीच उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी आती है और आने के बाद सीधा उसके सीने पर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक मटन काटने वाला बड़ा सा चाकू था। उस चाकू को लेकर अपने ही हाथों से अपने ही पति के सीने में घोंप देती है, या फिर यूं कहें कि वो चाकू पूरी तरीके से अपने पति के सीने में उतार देती है। अब जैसे ही वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है, उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वो चीखने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। अब से कुछ घंटे पहले उसने जो खाना खाया था, उस खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। नशीला पदार्थ मिलाने की वजह से नशीले पदार्थ ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया और अब जो सौरभ राजपूत थे, उनका जो बॉडी था वो पूरी तरीके से मूवमेंट कर पाने में पूरी तरीके से बिल्कुल भी असमर्थ था। वो अपने पैर को झटका देने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच किसी ने उनके पैर को भी पकड़ रखा था। इस बीच दोनों स्ट्राइक चेंज करते हैं। मतलब जो कमान मुस्कान ने संभाल रखा था, जो काम मुस्कान कर रही थी, वो अब आके साहिल शुक्ला करने लगता है और अपने पति का हाथ और पैर पूरे ताकत से अब मुस्कान पकड़ लेती है और इसके बाद एक के बाद एक कई चाकू साहिल शुक्ला के द्वारा सौरभ राजपूत के सीने में घोंप दिया जाता है। इस बीच सौरभ रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और बार बार रहम की भीख भी मांग रहा था और अपनी पत्नी मुस्कान से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम कह रही थी ना कि मैं तलाक ले लूं तो मैं तुम्हें स्वेच्छा से छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसे कहो, जब कहो, मैं वही करूंगा। तुमसे बहुत दूर चले जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो अपने लिए रहम की बार बार भीख मांग रहा था, बार बार मिन्नतें कर रहा था और अपने आप को छोड़ने की गुहार भी लगातार उन दोनों के सामने लगा रहा था। अपने ही घर में अपने ही पत्नी के आगे वो पूरी तरीके से विवश था। वह चाहकर भी कुछ कर पाने में असमर्थ था। इस बात का कोई भी असर न तो उसके अपने पत्नी पे पड़ रहा था और न ही कान के बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के ही ऊपर इस बात का कोई असर पड़ रहा था। सोचिए कि वो पल क्या रहा होगा जब मौत के आखिरी पल में सौरभ अपने ही पत्नी के पास पूरी तरीके से मजबूर था, अपने आप को बचा पाने में असमर्थ था। उसने कभी इस बात की परिकल्पना सपने में भी नहीं किया होगा कि जिस पत्नी के बर्थडे पर वो जाएगा और जाके सरप्राइज कर देगा, वही पत्नी कुछ दिन के बाद ही उसके जान का दुश्मन बन जाएगी। मुस्कान रस्तोगी अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ वो कृत्य, वो काम बड़े ही इत्मीनान से कर रही थी, बड़े ही निश्चिंत होकर कर रही थी, बड़े ही फुर्सत से कर रही थी और वो व्यक्ति ऐसे ही दर्द में तड़पता रहता है और लगभग 25-30 मिनट तक संघर्ष करने के बाद अंत में एक समय वो भी आ गया जब उसने दम तोड़ दिया। अब जैसे ही दम टूटा, उन दोनों ने बारी बारी से सौरभ के नब्ज को टटोल कर यह जानने की कोशिश की
और जब इस बात से वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए कि अब सौरभ की जीवन लीला समाप्त हो गई है, अब उन दोनों के पास सबसे बड़ा विषय यह था कि इस लाश का क्या करें, इसे कैसे ठिकाने लगाएं। इसी सब बात को लेकर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ बात कर रही थी। तब साहिल कहता है कि मेरे पास कुछ पॉकेट है, कुछ पॉलिथीन है, उस पॉलिथीन के अंदर लाश के टुकड़े को पैक कर देंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर बारी बारी से फेंकते रहेंगे कि अगर तुम ये काम करोगे, रोज तुम पॉलिथीन लेके बाहर निकलोगे और जब तुम बाहर निकलते समय और आते समय सीसीटीवी कैमरे के नजर में आओगे तो तुम आसानी से पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे और जब तुम पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे तब फिर मेरा क्या होगा। कहा गया है ना कि अब तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन अब यहां पे उल्टा बैठता है कि जब तुम पकड़े जाओगे तो मेरा क्या होगा साहिल। यह कहना था मुस्कान रस्तोगी का। अब वो रात भर इंतजार करते हैं और शरीर के अलग अलग कई टुकड़े करते हैं और उस लाश को बाथरूम में जाकर रख देते हैं। उससे जितना भी ब्लड बह रहा था वो बाथरूम में होता हुआ नालियों में बह जाता है और उसके तन के लगभग 15 टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि 5 मार्च 2025 को इसका प्रेमी साहिल सीधा बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद एक सीमेंट की बोरी, डस्ट और एक बड़ा सा ड्राम ब्लू कलर का, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वो खरीद कर बाजार से लेकर आता है और इसके बाद फिर उस ड्राम को वो बाथरूम में रखता है और बाथरूम में रखने के बाद उसके शरीर के जितने भी टुकड़े थे उस टुकड़ों को बारी बारी से उस ड्राम में डालते जाता है और इसके बाद सीमेंट का घोल तैयार करता है। सीमेंट और डस्ट जो बाजार से खरीद कर लेकर आया था, सीमेंट और डस्ट का घोल बनाता है। उसके बाद सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर उस ड्राम को पूरी तरीके से ऊपर तक भर देता है और इसके बाद साहिल और मुस्कान ये दोनों एक प्लान करके वहां से घूमने के लिए शिमला और मनाली के टूर पर निकल जाते हैं। हालांकि मुस्कान की बेटी जो पीहू थी वो ज्यादातर अपने नानी के ही पास रहती थी। वो मोहल्ले के महिलाओं को ये बता के गई कि हम अपने पति के साथ शिमला घूमने जा रहे हैं और फिर शिमला घूमने के बाद वहीं से मनाली की ओर निकल जाएंगे और शिमला और मनाली दोनों एक ही साथ घूमकर कुछ दिन बाद ही वहां से वापस अपने घर आएंगे। अब वह अपने प्रेमी साहिल के साथ पहले शिमला और इसके बाद फिर मनाली लगभग 13 दिन तक घूमती फिरती है, पूरी तरीके से एंजॉय करती है और लगभग 13 दिन तक दोनों घूम घाम कर जब वापस आते हैं तो मिस्टर प्रेमी जी तो वहां से निकल चुके थे, लेकिन जो मुस्कान थी वह सीधा अपने मायके अपने मां के पास पहुंच जाती है। जब उसकी मां ने अपनी बेटी मुस्कान से पूछा कि तुम तो आ गई लेकिन दामाद जी कहां हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, वो बार बार इस बात के लिए पूछ रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी शिमला और मनाली के टूर को खत्म करने के बाद उनकी बेटी तो आ गई लेकिन उनके दामाद कहां रह गए भाई। इस बात के लिए वो अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है और वो इस जिद पे अड़ जाती है कि मुझे बताओ कि दामाद जी क्यों नहीं आए। तब वो गुस्से में आकर ये कहती है कि मैंने तुम्हारे दामाद का कत्ल कर दिया है और वो भी आज नहीं, लगभग 13 दिन पहले ही। अब इस बात को लेके जो उसकी मां थी वो अपने पति के पास गई, मतलब मुस्कान के पिता के पास गई और जाने के बाद कहती है कि सुनते हैं आपकी बेटी एक बड़ा कांड करके आई है। वो कह रही है कि उसने अपने पति को यानी अपने दामाद को ही वो खत्म कर दी है। क्या आपको पता भी है कि इसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। अब जैसे ही मुस्कान के पिता ये बात सुनते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इसके बाद अपनी बेटी को लेके, मतलब यूं कहें कि 17 मार्च 2025 को ये बात सामने आई और 18 मार्च 2025 को अपनी पत्नी और अपने बेटी के साथ वो नजदीकी थाने में जाते हैं और जाने के बाद इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर दी है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि लाश कहां है। तब मुस्कान कहती है कि पति की लाश मैंने बाथरूम में रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब इस बात को जो थानेदार साहब थे वो पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे कि माजरा क्या है। उसको पता करने के लिए 2 सिपाही को उस घटना स्थल पर भेजते हैं जिस घटना स्थल के बारे में मुस्कान जिक्र कर रही थी। जब 2 सिपाही उस घर में उस बाथरूम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात पे फिर वो अपने सीनियर अधिकारी को, अपने थाने के सीनियर ऑफिसर को सिपाही के द्वारा बताया जाता है कि जिस घटना स्थल के बारे में बताया गया है वहां पे हम दोनों हैं, लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर है तो एक ब्लू कलर का बड़ा सा ड्राम बाथरूम में रखा हुआ है और तो यहां कुछ भी नहीं है। ये लड़की शायद झूठ बोल रही है। तब उस थानेदार के द्वारा
फिर से उस लड़की से पूछने की कोशिश की गई कि तुम सच बताओ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, आखिर वो लाश कहां है। इस बात पे मुस्कान बड़े ही निश्चिंत होकर, बड़े ही आराम से ये कहते हुए दिखती है कि वो लाश मैंने कई टुकड़ों में काटकर ड्राम के अंदर डालकर सीमेंट से जमा दिया है, पैक कर दिया है। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जब ड्राम को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद सचमुच उस ड्राम से कई टुकड़ों में लाश निकलता है, जो कि सौरभ राजपूत के ही बॉडी का पार्ट था। अब अगर कहानी के दूसरे पहलू की बात करें तो सौरभ राजपूत साल 2015 में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और बीटेक की पढ़ाई करने के दौरान ही एक शॉप पर उसने मुस्कान को खड़ा देखा और इस लड़की ने भी सौरभ राजपूत की ओर देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और देखने के बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। दोनों में बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, पहले प्यार फिर इजहार और बात अब शादी तक भी पहुंच जाती है। लेकिन सौरभ के घर वाले पूरी तरीके से मना कर दिए और ये कहने लगे कि मैं तुम्हारी जब शादी करूंगा तो अपने ही कास्ट में करूंगा, किसी अदर कास्ट में तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगा। और इधर मुस्कान के घर वाले भी इस शादी को लेकर एग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन इसी बीच सौरभ और मुस्कान ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे और इन दोनों ने साफ साफ अपने पेरेंट्स से ये कह दिया तो प्यार किया है तो शादी भी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही इस तरीके का बात इन दोनों के द्वारा घर के लोगों के बीच किया जाने लगा, तब इन दोनों के घर वाले मजबूरी में आकर या फिर यूं कहें कि विवश होकर इन दोनों की शादी के लिए हां कर देते हैं और अंततः साल 2016 में इन दोनों की शादी हो जाती है और 2016 में ही लंदन के अंदर मर्चेंट नेवी में सौरभ की नौकरी भी लग जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घर में क्लेश होने की वजह से लगभग 1 साल के बाद सौरभ अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और नौकरी छोड़ने के बाद लंदन से वापस आकर अपने पत्नी के साथ अकेला रहना शुरू कर देता है। और इसी बीच साल 2019 में इन दोनों से एक बेटी पैदा लेती है जिसका नाम प्यार से पीहू रखा जाता है। क्योंकि इन दोनों के लाइफ में एक बेटी का आगमन हो चुका था तो उस बेटी के परवरिश को लेकर या फिर बेटी के बेहतर भविष्य के लिए अब फिर से साल 2020 में लंदन में एक मॉल के अंदर सेल्स मैनेजर की नौकरी वो सौरभ राजपूत करने लगता है। मुस्कान के कमरे के कुछ ही दूर फासले पर एक लड़का जिसका नाम साहिल शुक्ला, वो पेशे से एक सीए था। अब पता नहीं साहिल के साथ मुस्कान की कब आंखें लड़ी, कब इन दोनों का नैनाचार हुआ और कब इन दोनों में प्यार हो गया, कब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। अब ये दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहने लगे। ऐसे रहते मानो पति और पत्नी रह रहे हों। समय की रफ्तार ऐसे ही निरंतर अपने गति से आगे की ओर बढ़ रही थी और एक वक्त आया जब सौरभ राजपूत लंदन से वापस अपने घर आता है और घर आने के बाद जब उसने अपनी पत्नी का मोबाइल देखा, उस मोबाइल के अंदर कुछ चैट मिलते हैं जो चैट साहिल गुप्ता के साथ उसकी पत्नी ने किया था। कुछ रोमांटिक पल का चैट, कुछ वैसा तस्वीर भी मिला जिसको लेके सौरभ ने आपत्ति जताई और यह भी कहा कि यह तुम्हारा अंधेरे में रखना मुझे ठीक नहीं है, तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। मुस्कान इस बात को लेकर पूरी तरीके से तपाक से बोल बैठती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूं, अब मैं साहिल के ही साथ रहना चाहती हूं। लेकिन सौरभ ने तलाक देने से साफ मना कर दिया और उसने यह भी कहा कि कम से कम तुमने अगर मेरे बारे में नहीं सोचा तो उस छोटी सी बच्ची के बारे में तो सोचती, और तुम हमसे तलाक मांग रही हो और मुझे अंधेरे में रखकर इस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता। जो भी चीजें थी उस समय सौरभ ने बोला, लेकिन एक ही कहना था मुस्कान का कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन सौरभ ने तलाक देने से साफ साफ अपनी पत्नी मुस्कान को उस समय मना कर दिया था। इन दोनों के बीच इस बात को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होने लगा, लेकिन सौरभ ने इस रिश्ते को भरपूर समय देने की कोशिश की, इस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश की अपनी ओर से, लेकिन यह रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। 24 फरवरी 2025 को रात में वह अचानक लंदन से अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए आया था। ऐसा सोच रहा था कि जब वो अपनी पत्नी के पास बिना बताए पहुंचेगा तो उसकी पत्नी खुश हो जाएगी। मतलब यूं कहें कि सौरभ अब भी चाह रहा था कि हम दोनों पति पत्नी एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची का भी सवाल था। ऐसा सोचकर वह लंदन से भारत आया था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
उसने ऐसा इस बात की परिकल्पना कभी सपने में भी नहीं की थी कि उसकी यह यात्रा आखिरी यात्रा हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन भी खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया, औरों को भी इनवाइट किया, केक काटे गए, पूरी तरीके से उस परिवार में जश्न का माहौल था, क्योंकि स्पेशली वो जन्मदिन का सरप्राइज देने के लिए ही लंदन से इंडिया अपने घर आया था। लेकिन 4 मार्च 2025 की वो खौफनाक रात, लगभग 11 बजे का वो समय रहा होगा, जो रात उसके जीवन की एक खौफनाक रात बनकर आई थी, जो रात उसके जीवन की आखिरी रात बनकर आई थी। उस नागिन पत्नी के द्वारा सौरभ राजपूत का न सिर्फ कत्ल किया गया, बल्कि उसके बॉडी को एक ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट के घोल से पैक कर दिया गया, जमा दिया गया। और इसी बीच जब वो अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला और मनाली टूर से वापस आई, उसने सोचा कि क्यों ना इस ड्रम को यहां से हटा दिया जाए, इस ड्रम को कहीं ले जाकर बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन दोनों मिलकर उस ड्रम को बाहर फेंकना तो दूर, उस ड्रम को हिला भी नहीं पाए। फिर साहिल बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद 4 मजदूर और एक ई रिक्शा लेकर आता है। मजदूरों को यह बताया था कि एक ड्रम पड़ा हुआ है, काफी दिनों से अनावश्यक रूप से जगह घेर के रखा हुआ है, तो आप लोग मेरे साथ चलिए, जो भी आपको पैसे होगा वो मैं दे दूंगा। ऐसा सुनकर वो मजदूर भी, बेचारे मजदूर होते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो 200-400 रुपए मुझे हो जाएंगे, वो भी आ गए। और साथ ही एक ई रिक्शा को भी साहिल के द्वारा बुलाया गया था। लेकिन जब वो मजदूर आए, मतलब इन 6 ने मिलकर उस ड्रम को ई रिक्शा पर लोड करने की कोशिश की, लेकिन वो 6 मिलकर भी उस ड्रम को वहां से हटा नहीं पाए। साहिल था वो वहां से खिसक जाता है, निकल जाता है। इस बीच कान थी, वो भी परेशान होकर रूम लॉक करती है और इसके बाद फिर सीधा अपने घर, अपने मायके पहुंच जाती है, अपनी मां के पास। मायके में जैसे ही मुस्कान पहुंचती है और वहां जाने के बाद वो पूरी तरीके से निराश थी, परेशान थी। लेकिन इसी बीच सौरभ राजपूत का इन 13 दिन में मोबाइल बंद नहीं था, बल्कि सौरभ राजपूत का मोबाइल पूरी तरीके से ऑन था और उस मोबाइल से चैट भी हो रहा था, बात भी हो रही थी। मतलब सौरभ के घर वालों से भी सौरभ के फोन से बातचीत हो रहा था। लेकिन बातचीत सौरभ नहीं कर रहा था, बल्कि बातचीत साहिल के द्वारा किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उस ड्रम को तोड़ा गया और ड्रम को तोड़ने के बाद जो बॉडी की स्थिति थी उसके पोस्टमार्टम कराए गए और पोस्टमार्टम से इस बात का पता चलता है कि वाकई सौरभ को बहुत ही भयानक और खौफनाक मौत दी गई थी। काश इस घटना की जानकारी सौरभ को पहले से होती, उसे इस बात का पूर्व से ही आभास होता, तो वह अपनी पत्नी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता। एक मां से उसका बेटा छिन गया, एक बहन से उसका भाई छिन गया, एक छोटी बच्ची के सर से उसके पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। बाकी इस पूरे घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी की अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अब इन दोनों आरोपियों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।